नमस्ते छात्रों। रामधारी सिंह दिनकर की कविता समर शेष है को आज हम समझने वाले हैं। समर का मतलब है युद्ध, लड़ाई। शेष मतलब बाकी, लड़ाई बाकी है या युद्ध बाकी है। इस कविता में कवि ने इस प्रश्न को उठाया है कि इतने बलिदानों के बाद मिला स्वराज कहाँ खो गया। कुछ नेता दिल्ली में प्रशासनिक अधिकार पाकर संतुष्ट होकर बैठ गए। शेष जनता देश के दूर-दराज क्षेत्रों में फैली करोड़ों की संख्या में पहले की भांति दयनीय दशा में है। तो राज्य का लाभ उन तक नहीं पहुंचा है। इसलिए जनता की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। जब तक सबको अपना हक नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। कवि कहते हैं, समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो। तो कवि इस कविता में कह रहा है कि यद्यपि भारत स्वतंत्र तो हो गया, पर उसका लाभ चंद लोगों तक पहुंचकर रह गया है। अधिकांश जनता भूखी, गरीब और व्यवस्था की चक्की में पीस रही है। इसलिए अभी संघर्ष या समर या युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। सांप्रदायिकता का वातावरण देश में अभी भी बना हुआ है। कवि स्वतंत्रता के सैनिकों को संबोधित कर रहा है कि अभी हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। देश से भूख और गरीबी नहीं गई है। कवि कहता है, हे सैनिकों, यह किसने कहा कि अब संघर्ष या रण का समय बीत चुका है। इसलिए अपने धनुष की डोरी उतार दो। पीठ पर जो तरकस बंधा हुआ है, उसका बंधन खोल दो। अब युद्ध के नारे लगाना, हुंकार भरना बंद करके शांतिपूर्वक प्रेम से बात करो। यह कौन कहता है कि अब अग्निमय बाण से विरोधी की छाती को मत बींधो, घायल मत करो। उसके स्थान पर सारे लोक का शरीर चंदन व केसर के लेप से, पुष्पों तथा केसर के अंगराग से लिपो, लोक का श्रृंगार करो। भला अभी मैं किसका केसर से लेप करूं, किसका श्रृंगार कर प्रेम से आलिंगन करूं, किसे प्रेम के भावुक गीत सुनाऊं, क्योंकि मेरे आगे अभी तो भूखा भारत छटपटा रहा है। तो आशय ये है कि भले ही राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है, पर भूख व गरीबी ज्यों की त्यों बनी हुई है। अतः अभी विश्राम की घड़ी नहीं आई है। स्वतंत्र होने के पश्चात मंत्री पद पाकर बंगलों में रहने वाले कांग्रेसियों से कवि कह रहा है, वो फूलों की रंगीली मालाओं पर चलने वाले, आराम से बंगले में फूलों की सेज पर सोने वाले, रेशमी नगर के अर्थात वैभव वैभव व विलासिता के समान सामान से भरे संघर्ष से दूर शहर में रहने वाले, तू अब रूप राशि को देखकर उसके आलिंगन में मस्त हो गया है।
पर क्या तू जानता है कि सारे देश में तो अभी ज़हर छाया है। भूखे, नंगे अभी ज़हर के घूँट भर रहे हैं। यहाँ राजधानी दिल्ली में मदिरा के दौर चल रहे हैं। यहाँ दिल्ली में प्रकाश की चकाचौंध है। वैभव से खुशियाँ मन रही है, परंतु बाकी भारत में अभी अंधेरा ही है। वहाँ खुशी नहीं पहुँची है। तुम्हारे बंगलों में लगे मखमली पर्दों व मुगल गार्डन में छाई फूलों की बहार से बाहर की उस दुनिया में शेष जगत अभी भी पराधीनता के दिनों की भांति, श्मशान की भांति ही भूख की आग में वैसे जल रहा है। तो आशय यह है कि तुम तो यहाँ अपने बंगलों में निश्चिंत होकर ऐशो-आराम में मस्त हो गए हो। यहाँ राजधानी में मौज कर रहे हो, पर शेष भारत जो है, बाकी भारत जो है, को उसको क्यों भूल बैठे हो, जो पहले की भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ है। कवि कहता है कि जिन प्रदेशों को देश की स्वाधीनता का रत्ती भर भी लाभ नहीं पहुँचा, वे पूछते हैं कि स्वराज कहाँ है? इस देश की वह दुनिया जहाँ अभी तक आशा और उल्लास की किरण नहीं पहुँच पाई है, जहाँ का क्षितिज सुना है, सूर्य, चंद्र आदि का उदय नहीं हुआ, अर्थात जिस भाग में विकास के कोई लक्षण नहीं है। अभी तक आकाश में अंधकार का ही घेरा है, ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला है। जहाँ की दरिद्रता या गिरी हालत को देखकर अभी भी हृदय काँप जाता है कि यहाँ की ऐसी दशा, जहाँ न माँ को अपनी लाज ढकने के लिए वस्त्र और न बच्चे को पेट भरने के लिए दूध ही सुलभ है। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति रोजगार की खोज में मारा-मारा फिर रहा है। व वह क्षेत्र हैरान होकर पूछ रहा है कि सुना था कि देश में स्वराज हो गया है, पर यहाँ तो पहुँचा ही नहीं। फिर वह मार्ग में कहाँ अटक गया। तो दुष्यंत कुमार भी अपने शेर में एक जगह पर कहते हैं कि आज़ादी तो मिली थी आधी रात को, सवेरा मगर अब तक क्यों नहीं आया। तो आशय यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कहा जाता है कि स्वराज प्राप्त होने पर यहाँ कोई भूखा, नंगा, अनपढ़ और बेरोजगार नहीं रहेगा। पर कुछ क्षेत्रों में स्वराज प्राप्त हुए 7 वर्ष बीत जाने पर भी हालात ज्यों की त्यों बनी हुई है। कवि दिल्ली से प्रश्न कर रहा है कि स्वतंत्रता का लाभ तुझ तक ही क्यों सीमित रह गया? वह मिला-मिलाया स्वराज बीच में कहाँ रुक गया? अरे दिल्ली बता, इस विषय में तू क्या कहती है? स्वाधीनता पाकर तू तो रानी बन गई, सारा अधिकार तूने पा लिया, फिर ये प्रजा भूख, गरीबी और अशिक्षा का कष्ट क्यों सह रही है? तूने उसे दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किया है? कौन है जिसने स्वाधीनता के लाभ में मिलने वाले सबके हिस्से अपने हाथ में अर्थात अपने अधिकार में कर लिए हैं, अर्थात सबके हिस्से पर स्वयं कब्जा कर लिया है। स्वाधीनता के रूप में जो प्रकाश रेखा इस भूमि पर दिव्य लोक से उतरी थी, जो प्रसन्नता इस देश में आई थी, वह किस घर में कैद हो गई है? किसने उसे अपने अधिकार में कर लिया है? यह न समझना कि युद्ध या संघर्ष समाप्त हो गया है। वह अभी बाकी है, चलता ही रहना है उसको। उसके द्वारा ही वह कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी मुट्ठी में किया स्वाधीनता का प्रकाश, अर्थात उसे प्राप्त होने योग्य सुख-सुविधा
इस नए बंदी ग्रह से उन लोगों के अधिकार से मुक्त होगा। यदि ऐसा न हुआ तो पापिनी सबका भाग मारकर लूटने वाली, तो तेरे ऊपर भारी बिजली टूटेगी, भारी विपत्ति आएगी। यहाँ दिल्ली शब्द से लक्षणा से दिल्ली में बैठकर देश का शासन तंत्र चलाने वाले राष्ट्रपति तथा मंत्री आदि अधिकारी, इस अर्थ में इसको लेना है। उन्हीं से प्रश्न है कि राजधानी दिल्ली में बैठे अधिकारियों, तुम क्या कर रहे हो? पहले देश की दुर्दशा के लिए तुम विदेशी शासन को दोष देते थे। अब तो शासन की बागडोर तुम्हारे अधिकार में है। फिर जनता इतने कष्ट क्यों झेल रही है? स्वाधीनता के लाभ क्या तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ही है, जो तुमने हथियार रखे हैं? जनता का संघर्ष तब तक बंद न होगा, जब तक ये लाभ उन तक न पहुंचेगा। यदि उन तक न पहुंचा तो घोर क्रांति होगी, जिसमें तुम मिट जाओगे। तो कवि कह रहा है कि जनता का अधिकार उस तक न पहुंचा तो उसे छीनने वाले मिट जाएंगे। अभी युद्ध बाकी है, समाप्त नहीं हुआ है। ये जो स्वराज्य मिला है, अभी तक झूठा ही है, क्योंकि जब तक जन-जन को उसका लाभ न मिले, वो वास्तविक स्वराज्य नहीं होगा। जिसकी जो धरोहर है, उस तक शीघ्र पहुंचानी होगी। अर्थात स्वराज से होने वाले लाभ सभी जनता के लिए है, कुछ एक सत्ताधारियों के लिए नहीं है। अतः वे जनता की धरोहर है। जिन अधिकारियों ने, वो पूंजीपतियों ने उन्हें हथिया लिया है, वे भला चाहते हैं है तो जनता की उस अमानत को स्वराज के लाभ के रूप में उन्होंने हथिया लिए, उसे शीघ्र लौटा दें। स्वाधीनता की धारा वस्तुतः वह गंगा है जो दिव्य लोक से पृथ्वी पर उतरी है, पर वह इस देश की भूमि पर निर्बाध नहीं बह रही है। कई ऊंचे पहाड़ अर्थात सत्ताधारी व्यक्ति उस धारा के रास्ते में खड़े हो गए हैं, उसे रोक रहे हैं। उस गंगा का रास्ता बीच में रोककर इंद्र के हाथी अर्थात दिग्गज जो हठपूर्वक डटे हुए हैं। इंद्र देवराज और सारे ऐश्वर्य का स्वामी है, इसलिए वह सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। उसके हाथी उसके नुमाइंदे या एजेंट हैं। वे लोग जनता की प्रगति का मार्ग रोके खड़े हैं। उन्हें चेतावनी दे दो कि यदि वे जनता के आगे झुक गए और स्वेच्छा से जनता का अधिकार उसे सौंप देंगे, तो संसार में उन्हें यश प्राप्त होगा कि उन्होंने लोभ त्याग कर जनता का भाग उसे स्वयं लौटा दिया है। किंतु वे अपने हठ पर अड़े रहे और जनता की प्रगति को नहीं होने देंगे, तो वे बेशक ऐरावत हाथी की भांति बलशाली व भारी हो, तो भी इस धारा में पत्तों की भांति बह जाएंगे। तो तात्पर्य ये है कि जैसे पत्ता पानी के प्रवाह में आसानी से बह जाता है, इसी प्रकार वे जनता के आंदोलन में मिट जाएंगे। तात्पर्य ये है कि स्वाधीनता का जो लाभ सामान्य जनता को मिलना चाहिए था, उसे कुछ मंत्रियों, उनके आश्रित पूंजीपतियों व अधिकारियों ने हड़प लिया है। वे जनता की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध कर बीच में खड़े हैं, पर जनता संघर्ष करके अपना अधिकार लेकर रहेगी। जो इसमें बाधक बनेंगे, वे एक दिन स्वयं मिट जाएंगे। कवि कह रहा है कि जनता अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, उसका संघर्ष चल रहा है। जनता रूपिणी गंगा को स्वतंत्रता के साथ बहने दो। उसकी प्रगति के प्रवाह में यदि पर्वत शिखर डूबते हैं तथा राजमुकुट बहते हैं, तो बहने दो। यह शिखर समाज के उन शक्तिशालियों के लिए प्रयुक्त है जो पर्वत की भांति दोनों शब्दों का प्रतीक है। यदि कहो कि यह जनगंगा कैसे बहे, जमीन तो पत्थरों से भरी और ऊंची है, अर्थात समाज में कुछ कहलाने वाले वर्ग ऐसे हैं जो पत्थर की भांति कठोर हृदय है।
वे जन सामान्य के आगे बढ़ने में रुकावट है, तो ऐसी पथरीली ऊँची ज़मीन को तोड़ देंगे, जिससे वह भी कोमल और समतल बन जाए। अर्थात उन वर्गों को मिटा दिया जाएगा। उन्हें उतार कर नीचे जन सामान्य के बीच बैठा देंगे, जब तक समतल न पीट दे, भूमि बराबर न हो जाए, अर्थात समाज में समानता स्थापित न हो जाए, तब तक युद्ध की भूमि से नहीं हटेंगे, संघर्ष बंद नहीं करेंगे। अभी युद्ध शेष है, चल ही रहा है। तुम ज्योतियों प्रकाश, साहस और उत्साह के बाण बरसाते हुए आगे बढ़ते चलो, जिससे समाज में आर्थिक व जातीय असमानता की काली अर्थात कलंक भरी श्रृंखला, जिसने कि मानवता को आगे बढ़ने से रोका है, टुकड़े-टुकड़े करके टूट जाए। आगे कवि सांप्रदायिकता को लक्ष्य करते करके कह रहा है कि उसे भी दूर करना आवश्यक है। सांप्रदायिकता को दूर करना आवश्यक है। अभी युद्ध बाकी है, समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मनुष्य को आहार करने वाले उसके प्राणों के भूखे पशु गर्व से हुंकार रहे हैं, ललकारते फिर रहे हैं। पहले उन्होंने गांधी का रक्त पिया था, उनकी गोली मारकर हत्या की थी। अभी वे जवाहरलाल नेहरू पर फुंकार रहे हैं, अर्थात उसे डसने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इन सांप्रदायिक लोगों के अहंकार को दूर करना शेष है। दूसरों के खून के प्यासे भेड़ियों को बिना दाँत का करना है, उनके दाँत तोड़ने हैं तथा साँपों को बिना ज़हर का करना ज़रूरी है, उनका ज़हर निकाल देना चाहिए। अर्थात जो दूसरों के प्राण लेवा बने हैं दूसरों के, उनकी शक्ति नष्ट करनी है। जो दूसरों के विरुद्ध विश्वमन करते हैं, उनके मन में सांप्रदायिक विद्वेष का भाव निकलता रहता है। अभी हमें और युद्ध करना है। हमें धर्म की सौगंध है कि शीघ्र ही वह समय लाना है जब कि देश में गांधी व जवाहरलाल अर्थात इन जैसे व्यक्ति निर्भय होकर जहाँ चाहे वहाँ घूम सके। तो आशय यह है कि अभी सांप्रदायिकता को मिटाने के लिए संघर्ष करना है, क्योंकि सांप्रदायिक विद्वेष के कारण लोग एक दूसरे के प्राणों के भूखे बने हैं। इस कारण समाज के मान्य व्यक्ति भी निर्भय नहीं रह सकते। कवि गांधीवादियों को कह रहा है कि जीवन की बाजी लगाकर भी सांप्रदायिक भाईचारा स्थापित करो। कहीं अज्ञान के अंधकार में भटकने वाले ये दूसरे के प्राणों के शत्रु कहीं पर ऐसी दुर्घटना न कर बैठे कि किसी के प्राणों पर बनाए। संभल जाओ, देश भर में गांधी जी की सेना, गांधी जी के स्वयंसेवकों का दल कमर कसकर खड़ी हो जाए। हे बलवानों, अपने जीवन की भेंट देकर भी पारस्परिक प्रेम का विभिन्न संप्रदायों में भाईचारा स्थापित करने का ये सुकुमार व्रत सिद्ध करने का यत्न करो। मंदिर, मस्जिद दोनों के बीच परस्पर प्रेम का एक तार बांधो, अर्थात हिंदुओं व मुसलमानों में आपस में मैत्री संबंध स्थापित करो, जिससे ये दोनों में मेल बना रहे। अभी युद्ध बाकी है, केवल शिकारी जो वध करता है, वही हत्या का पाप करने वाला नहीं होता। जो देखकर भी उदासीन रहते हैं, ऐसे अपराधों को होते देखकर भी जो रोकथाम नहीं करते, वक्त आगे चलकर उनका भी अपराध लिखेगा, अर्थात उन्हें भी दोषी ठहराएगा। तो आशय ये है कि गांधी के अनुयायियों का कर्तव्य है कि वे आगे आए, जीवन की बाजी लगाकर भी ऐसी घटना को न घटने दें, हिंदुओं व मुसलमानों में मेल-जोल स्थापित करें। तो कुल मिलाकर समर शेष है कविता में कवि ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया है कि इतने बलिदानों के बाद मिला स्वराज्य जो है, वो कहाँ खो गया है? चंद नेता दिल्ली में प्रशासनिक अधिकार पाकर संतुष्ट होकर बैठ गए हैं।
और शेष जनता जो है देश के दूर-दराज क्षेत्रों में फैली करोड़ों की संख्या में पहले की भांति दयनीय दशा में जीवन जी रही है और स्वराज्य का लाभ अभी तक उन तक नहीं पहुँचा है। इसलिए जनता की लड़ाई जो है, जनता का समर जो है, जनता का युद्ध जो है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक सबको अपना हक नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।